एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। आज हम आप लोगों को वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़ाएंगे। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली। पहले हम जानते हैं कि विनिमय क्या होता है। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। किसी भी वस्तु का दूसरे वस्तु से आदान प्रदान करना विनिमय कहलाता है। प्रणाली का अर्थ होता है जैसे कि एक प्रक्रिया, जिसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण में समाज मूलतः आत्मनिर्भर था। जो हमारा आर्थिक पहले का विकास हुआ करता था, उसमें हमारा जो प्रारंभिक चरण था वो जो है कि वो जो हमारा आर्थिक विकास हुआ करता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से हुआ करता था, जिसके वजह से हमारा जो पूरा समाज था वो पूरी तरह से मूलभूत मतलब पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। किस पे? वस्तु विनिमय प्रणाली में। मानव की आवश्यकताएं अत्यंत सरल एवं सीमित थी, और जो मानव लोग थे उनकी जो आवश्यकताएं थी वो सरल भी थी और सीमित भी थी, ना कि सीमा के पार थी। उनकी आवश्यकताएं केवल सीमा के अंदर ही रहा करती थी, जिनकी पूर्ति वह स्वयं अथवा अपने परिवार के सहयोग से सरलतापूर्वक कर लेता था। जिससे कि इसका अर्थ ये है कहने का कि जो लोग रहा करते थे वो लोग अपनी जो है कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं भी किया करते थे और अपने परिवार के सहयोग के द्वारा भी कर लिया करते थे। परिवार के सहयोग का कहने का मतलब ये है कि जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्राएं नहीं चला करती थी। उस समय में जो व्यक्ति रहता था वो तो अपने स्वयं का प्रबंध कर लेता था, लेकिन परिवार वाले भी उसका आस पड़ोस से जाकर के उसकी मदद किया करते थे वो जीवन यापन करने के लिए। किंतु सभ्यता के विकास, ज्ञान की वृद्धि एवं आर्थिक परिस्थितियों में होने वाले सतत परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप मानवीय आवश्यकताओं में वृद्धि होने लगी है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे हमारे देश का विकास होता गया, मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके ज्ञान की वृद्धि हुई और आर्थिक परिस्थितियों में होने के कारण सतत का मतलब होता है निरंतर परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप मानव की जो आवश्यकताएं थीं वो बहुत ही तेजी से गतिशील हो गई या वृद्धि करने लगी। सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना असंभव हो गया था। मतलब कि जो मानव थे उनके लिए जो अपनी आवश्यकताएं, सभी आवश्यकताएं पूरा करना उनके लिए असंभव सा लग रहा था उनको। अतः अब वह केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करने लगा है जिन्हें उत्पादन में वह कुशल व प्रवीण था। जिनके उत्पादन में वह कुशल और प्रवीण था। कहने का तात्पर्य यह है कि अब वे व्यक्ति केवल वही कार्य किया करते थे, वही अनाज व फसल उगाया करते थे जिसमें वो प्रवीण एवं कुशल थे, जिसमें कि वे सबसे ज़्यादा सक्षम और योग्यवान थे। उत्पादन के अतिरिक्त इकाइयों की आवश्यकता वस्तु से विनिमय करने लगा, और जो उनके अतिरिक्त जो इकाइयाँ रहा करती थी वो आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का विनिमय करने लगे। वो लोग मतलब कि आदान प्रदान करने लगे। वस्तुओं के इस विनिमय को ही वस्तु विनिमय की संज्ञा प्रदान की गई है। वस्तु विनिमय को जैसे बोलते हैं बार्टर। ओके, आगे चलते हैं। इस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसा अवस्था को कहते हैं जिसमें एक वस्तु अथवा सेवा के बदले दूसरी वस्तु अथवा सेवा ली जा सकती है। जैसे हम आपको एक उदाहरण के रूप में बताते हैं। मान लीजिए आपको जो है कि एक लीटर तेल लेना है, ठीक है, और आपके पास 1 किलो गेहूं है, तो आप अपने अत्यधिक आवश्यकता से अधिक वस्तु को खरीदना चाहेंगे। आपकी अधिक आवश्यकता से अधिक वस्तु गेहूं है और जो गेहूं का व्यक्ति है उसकी आवश्यकता से अधिक की जो वस्तु है वो तेल है। तो आप उनको वो दे करके वो जो है कि दोनों के सहमति से होना चाहिए, ना कि किसी प्रकार के दबाव में होना चाहिए। इसमें एक पक्ष अपनी कम आवश्यक वस्तु को देकर अधिक आवश्यक को दूसरे पक्ष से प्राप्त कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण में बताया। वस्तु विनिमय से
हाँ, चलिए देखते हैं। वस्तु विनिमय से संबंधित प्रमुख कई परिभाषाएं प्रचलित हैं। प्रोफेसर थॉमस के अनुसार देख लेते हैं हम लोग। एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रत्यक्ष विनिमय को ही वस्तु विनिमय कहते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब कि आंखों के सामने जो हम लोग लेन देन करते हैं उसे प्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं। मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु या सेवा के प्रत्यक्ष विनिमय को ही वस्तु विनिमय कहते हैं। अब देखते हैं प्रोफेसर जेम्स के अनुसार अपेक्षाकृत कम आवश्यक वस्तु से अधिक आवश्यक वस्तु का आदान प्रदान ही वस्तु विनिमय है। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि हमने आपको बताया था पहले कि जो उस व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति हो या व्यापारी हो, उनकी कम आवश्यकता से अधिक वस्तु, उनके जिस चीज़ की आवश्यकता कम होगी वो दूसरे व्यक्ति को आवश्यक होगी, जिससे कि वह उसे खरीदेगा और जो उसे आवश्यक होगी वह उससे आदान प्रदान कर लेंगे। अब डॉक्टर मार्शल के अनुसार देख लेते हैं। दो पक्षों के मध्य होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक एवं पारस्परिक धन के हस्तांतरण को ही विनिमय कहते हैं। दो पक्ष मतलब दो व्यक्ति, जैसे एक राम और एक श्याम। इन दोनों के मध्य में जो परिवर्तन होगा या इन लोग दोनों के मध्य में जो भी हम वस्तुओं का विनिमय करेंगे वो ऐच्छिक होना चाहिए और वैधानिक मतलब मान्य होना चाहिए और पारस्परिक एवं वो मेल भाव से होना चाहिए। और उस धन के हस्तांतरण, चाहे कोई वस्तु हो, सेवा हो, कोई कार्य हो, उसके हस्तांतरण को ही हम विनिमय कहते हैं। सरल व अधिक स्पष्ट शब्दों में वस्तु विनिमय वह अवस्था है जिसमें बिना किसी माध्यम के दो पक्षों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान पारस्परिक लाभ की दृष्टि से किया जाता है। सरल शब्द का मतलब ये है कि जो हमारी वस्तु विनिमय की ये जो अवस्था है, इसमें बिना किसी माध्यम के दो पक्षों के मध्य, ना उसमें कोई कानूनी तौर तरीका चाहिए, ना कोई उसमें किसी का फोर्स चाहिए कि हाँ तुम ये कर लो, किसी का दबाव। ये दो पक्षों के मध्य में ऐच्छिक रूप से होना चाहिए, वो उनके ही अपने आप के मन से होना चाहिए, ना कि दबाव में होना चाहिए। और इसका लाभ दृष्टि के साथ किया जाता है, मतलब पारस्परिक लाभ की दृष्टि से किया जाता है। उसमें अगर उन्हें लाभ होगा तभी वो करेंगे। अब उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, एक किसान अपने द्वारा उत्पादित धान किसी व्यापारी को देकर मसाले आदि प्राप्त कर लेता है। जैसे मान लीजिए एक किसान है तो अपना जो धान का खेती करता है वो खुद तो सारा खाता नहीं है, उसको बेचता भी है, इसलिए आधा वो उगाता है और आधा खुद के लिए रखता है। तो वो जिस व्यापारी को देगा क्योंकि मुद्रा तो चलती नहीं थी, को मुद्रा वो वापस दे देगा। वो उस व्यापारी को अपना धान दे करके उससे मसाले आदि सामान ग्रहण कर सकता है। इसी प्रकार एक लुहार किसान की खेती के औजार की मरम्मत करके सेवा के बदले किसान से गेहूं या दाल प्राप्त कर सकता है। और अगर कोई लुहार है जो कि उसके लिए कोई फावड़ा बना दिया, कुदाल बना दिया, इन सब चीज़ों को बना दिया, उनको सेवा प्रदान कर दिया, जिसके बदले में किसान उनको गेहूं या दाल दे दिया करते थे, जिससे कि उनका एक वक्त का गुजारा हो जाया करता था। तो इन सभी क्रियाओं को ही वस्तु विनिमय कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वस्तु विनिमय के लिए वांछित परिस्थितियाँ। वस्तु विनिमय के लिए कौन कौन सी परिस्थितियों का लागू होना अत्यंत आवश्यक है। वस्तु विनिमय केवल निम्नलिखित परिस्थितियों की दशाओं में ही संभव होना चाहिए। आगे चलिए देखते हैं। पहला है सीमित क्षेत्र। सीमित क्षेत्र में ही वस्तु विनिमय प्रणाली लागू होना संभव है। सीमित क्षेत्र में वस्तु विनिमय प्रणाली इसलिए लागू होना संभव है क्योंकि वहाँ पर हर व्यक्ति की जो उनके मनोभाव की एवं इच्छाओं की उसमें जहाँ पर सीमा हो, उसी स्थान पर केवल वस्तु विनिमय चल सकता है। क्योंकि अगर उसकी क्षमता बढ़ी है, जैसे कि अगर कोई है उसे 1 रुपये चाहिए तो वो सीमित में है, लेकिन वो सोचेगा 1 रुपये पाने के बाद वो सोचेगा मुझे 10 रुपये मिल जाए, तो वो असीमित हो जाएगा। उसकी जो सीमा है वो एक जो है कि अपने समय के अंदर होना चाहिए। क्योंकि सीमित क्षेत्र में यह ज्ञान सरलता से प्राप्त हो जाता है कि क्षेत्र में किसी व्यक्ति को क्या वस्तु चाहिए, कौन सी वस्तु दे सकता है। विनिमय का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होने से दोहरे सहयोग का हस्तांतरण की असुविधा के कारण वस्तु विनिमय प्रणाली को लागू होना संभव है। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी क्षेत्र में व्यक्तियों की जो वस्तुएं होती हैं वो उनको जो है कि उनको देने के लिए इतना आवश्यक तो होता है, लेकिन उनके पास
वस्तु विनिमय करने के लिए उनके पास कोई अगर साधन नहीं रहता तो वो विनिमय के क्षेत्र में इतना व्यापक हो जाते हैं कि दोहरे संयोग की भी दुविधा उनके पास आ जाती है। जिस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली का वहाँ पर लागू होना असंभव हो जाता है। दोहरे संयोग का अभाव मतलब कि दोनों पक्षों के बीच में कोई ना कोई मनमुटाव है, वो उस चीज़ को देना ही नहीं चाहता जिसके आपकी ज़रूरत है। आगे देखते हैं सीमित आवश्यकताएं। वस्तु विनिमय ऐसे समाज में ही संभव है, मतलब कि वो एक ऐसे ही समाज में रहना चाहती है वस्तु विनिमय प्रणाली जिसमें व्यक्ति अशिक्षित हो, उनका ज्ञान और जानकारी अल्प हो, रहन सहन का स्तर नीचा हो, क्योंकि ऐसे समाज में ही मानव की आवश्यकताएं सीमित रहती है। मतलब उन व्यक्ति अशिक्षित हो, अनपढ़ हो, उनके पास ज्ञान और जानकारी अल्प होनी चाहिए। अल्प का मतलब छोटी होनी चाहिए। उनके रहन सहन का स्तर नीचा होना चाहिए, मतलब कि वो ज़मीन पे सोते हैं, चारपाई पे, बाकी तो अमीर लोग सोते हैं अपने बेड पे। क्योंकि इस समाज में जो मानव की आवश्यकताएं हैं वो सीमित रहती हैं, ना कि वह असीमित रहती हैं। आज के भौतिक युग में मानव की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप लोग आज तो देख ही रहे हैं कि जो मानव का जो आवश्यकता है वो बढ़ती जा रही है। आज अगर उसने कहीं पे जाके, मान लीजिए वो यूएस जाके कोई फ्लैट खरीद लिया, तो उसकी आवश्यकता और बढ़ गई कि अगर मैं यूएस में फ्लैट खरीद सकता हूँ तो मैं वहाँ पे जाके खरीद सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में खरीद सकता हूँ। इस तरह से उनकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है, वो सीमित आवश्यकता उनकी नहीं है। अतः वस्तु विनिमय असंभव होता जा रहा है। जहाँ इसी जो है कि असीमित के वजह से वस्तु विनिमय असंभव होता चला जा रहा है हमारे समाज में। अविकसित समाज। वस्तु विनिमय पिछड़े हुए अभ्यास समाज में ही संभव है। मतलब कि जो हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली, जो हमारा पिछला भारत देश था, उसी में ही जो वस्तु विनिमय प्रणाली है वही संभव है, ना कि आज के हमारे भारत में। क्योंकि वहाँ मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होने के साथ साथ विनिमय की कोई सामान्य माध्यम भी नहीं हुआ करता था, परिवहन के साधन भी नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि पहले के समय में ना हमारे पास उतने ज़्यादा साधन हुआ करते थे ना खाने के, ना पीने के, ना वाहन हुआ करते थे, जिससे कि हमारा जो है कि वो देश आगे चल सके, आगे वो जाके बढ़ सके। पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वस्तु विनिमय की प्रथा चलन में है। जो हमारे पिछड़े क्षेत्र हैं, जो हमारे पिछड़े गांव या देश हैं, वहाँ पर आज भी वस्तु विनिमय की प्रणाली चल रही है। लेकिन हमारे भारत देश ने जो है कि सबसे ज़्यादा अग्रसर हुआ है, अगर किसी भी चीज़ में हुआ है तो। चलिए आगे देखते हैं। यातायात की सुविधाओं का अभाव। मतलब कि हमारे यातायात की जो सुविधाएं हैं उनका अभाव भी जो है, जिस समाज में यातायात के साधनों का अभाव होता है वहाँ के निवासियों की आवश्यकताएं प्रायः कम होती हैं। मतलब कि जिस स्थान पे, जिस गांव में या देश में साधनों की आवश्यकताएं कम रहती हैं, वहाँ पे उनका अभाव रहता है, वहाँ पर साधन कम उपलब्ध होते हैं, वहाँ के लोगों की जो आवश्यकताएं हुआ करती थी वो बहुत ही कम हुआ करती थी। कहने का तात्पर्य ये है कि वो लोग अगर कहीं पे जाना चाहें, जैसे हम लोग अभी सोचेंगे कि आज हमें नानी के यहाँ जाना है, आज मुझे जो है कि बम्बई जाना है या दिल्ली जाना है या केराकत जाना है या जो है कि मध्य प्रदेश जाना है, तो हम लोग फट से साधन लेंगे और वहाँ पर पहुँच जाएंगे 1-2 घंटे में, अपने 1-2-3-4 घंटे जितने भी लगेंगे। लेकिन तब के समय में यातायात तो रहा नहीं करते थे, जिससे कि उन लोगों की जो आवश्यकताएं थी वो कम रहा करती थी। अर्थात लोग अपनी आवश्यकताओं को उपलब्ध साधनों को सीमित रखते थे। उनके पास जो आवश्यकताएं थी वो अपने साधन तक ही सीमित रखते थे, ना कि उसके बाहर जाके उसे रखते थे, जिससे वस्तु विनिमय को प्रोत्साहन मिलता था। जिसके कारण जो हमारी वस्तु विनिमय हुआ करती थी उससे उनको प्रोत्साहन मिला करता था वस्तु विनिमय प्रणाली से। मुद्रा का भी वहाँ पे कम प्रचार हुआ करता था। वस्तु विनिमय प्रणाली तभी सफलता प्राप्त कर सकती है जब तक कि लोगों को मुद्रा के लाभों का ज्ञान न हो। अगर जो व्यक्ति लोग हैं, हम लोग मनुष्य लोग हैं, उन लोगों को अगर मुद्रा के लाभ के बारे में पता चल गया तो वहीं पे जो है हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली जो सफलता को प्राप्त कर रही है वहाँ पर उसकी मंदी आ जाएगी, तो वहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली चल ही नहीं सकती। इसलिए
वहाँ पे मुद्रा का प्रचार कम हो सकता है। और चलन न हो अर्थात मुद्रा का अभाव वस्तु विनिमय को प्रोत्साहित करता है। और जहाँ पर मुद्रा चलन में ना हो और मुद्रा का अभाव हो, अभाव का मतलब कमी हो, वहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली को इतना प्रोत्साहन मिल जाता है, इतनी बढ़ोतरी होती जाती है उसके मनोबल में कि वो अग्रसर होती जाती है, जिसकी वजह से कई देश आज भी पिछड़े हुए हैं। मुद्रा में अविश्वास। आज के समय में मुद्रा में लोग अविश्वास भी करते हैं। अविश्वास का मतलब होता है उस पर विश्वास ही नहीं रखते हैं। जब मुद्रा के मूल्य में निरंतर गिरावट होने लगती है तो जनता का मुद्रा से विश्वास टूट जाता है। जब मुद्रा में के मूल्य में गिरावट होती रहती है, जैसे इंदिरा गांधी के समय में हमारा जो 1 रुपये का, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो हमारा जो 1 रुपये हुआ करता था वो $1 के बराबर हुआ करता था। लेकिन जो है कि एक सेकंड रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। दो सेकंड रुकिए। हाँ, तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है, इंदिरा गांधी के समय में जो पहले हमारा 1 रुपये हुआ करता था $1 के बराबर, वहीं पर 36.5% रुपये घटा के, जिसके कारण डॉलर की जो कीमत हुआ करती थी वो 57.4% हो गया था। और अब $1 बराबर 1 रुपये नहीं रहा, अब $1 बराबर 7.10 रुपीज़ हो गए हैं। वैसे शॉर्टकट में आपको बताएं हम तो जो है कि हमारा ये जो डॉलर है, ये हमारी ये जो मुद्रा करेंसी है, ये जो है कि डॉलर को जब तक हमारे 75 रुपये होंगे तब तक $1 होगा। हमारा देश का 75 रुपये डॉलर के $1 माना जाता है, जिसकी वजह से हम लोग अगर अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग किसी भी प्रकार की महंगी चीज़ें खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे हमारी करेंसी नहीं चलेगी। करेंसी का मतलब होता है आपका जो पैसा है, मुद्रा है, मनी है, कागजी नोट है, वो उसे करेंसी कहते हैं। और आगे चल के हम आपको बताते हैं, जब मुद्रा के मूल्य में निरंतर गिरावट आती है तो जनता मुद्रा से विश्वास टूट जाती है। उसके मूल्य में जब निरंतर गिरावटें आती जाती है, पहले तो 1 रुपये का $1 हुआ करता था, लेकिन अब 75 रुपये में $1 हुआ करते हैं, तो उससे जनता की तो विश्वास और भी जो है कि उठ चुका है। ऐसी दशा में ही वस्तु विनिमय को प्रोत्साहन मिलता है। इसी दशा में जो है कि वस्तु विनिमय को इतना ज़्यादा प्रोत्साहन मिल जाता है, वो तेज़ी से वो अग्रसर होता रहता है। भयंकर मुद्रास्फीति के समय प्रायः ऐसा दृष्टिगत होता है। मुद्रास्फीति मतलब का होता है कि मुद्रा में कमी, गिरावट, ऐसा देखने को हमें मिलता है। अब वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को हम देख लेते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाइयाँ क्या रहती हैं। निसंदेह आय के विकास के प्रारंभिक चरण में वस्तु विनिमय पद्धति अत्यंत उपयोगी थी, किंतु समाज के विकसित होने तथा विनिमय के क्षेत्र में विस्तार के साथ इस पद्धति में अनेक कठिनाइयाँ अनुभव की होने लगी हैं। मतलब कि पहले के समय में हमारी ये जो वस्तु विनिमय की प्रणाली थी, इसका जो चरण हुआ करते थे, वो अत्यंत ही उपयोगी रहा करते थे निसंदेह आय के विकास के लिए। वो अत्यंत ही उपयोगी रहते हैं और समाज के विकास के लिए वो इतने क्षेत्र में इतने ज़्यादा विस्तार के साथ वो जो है कि अनेक कठिनाइयों को अनुभव कर लिया करते थे, जिससे कि इस पद्धति में कई कठिनाइयाँ आ गई हैं। मतलब कि वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ गई हैं मुद्रा के चलन में आते ही। तो देख लेते हैं हम दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग का अभाव मैंने आपको बताया था कि जब दो व्यक्ति जो है कि आपसी लेन देन को जो है कि स्वीकार नहीं करते। वस्तु विनिमय प्रणाली तभी चल सकती है जब एक व्यक्ति के पास जो अतिरिक्त वस्तु है उसके ही दूसरे को आवश्यकता है। मतलब कि आपके पास मान लीजिए अगर
एक कॉपी है, मतलब नोटबुक है, और वही नोटबुक आपके फ्रेंड को चाहिए और आपको उसी फ्रेंड की नोटबुक आपको चाहिए, लेकिन उसको भी उसी की आवश्यकता है और उसी को भी, यहाँ पे दोहरे संयोग का अभाव तुरंत ही आ जाएगा, जिससे कि वस्तु विनिमय प्रणाली उत्पन्न नहीं हो सकती, वहाँ पे लागू नहीं हो सकती। उससे ही दूसरे को आवश्यकता हो तो व्यक्ति के पास अतिरिक्त को नहीं हो सकती, अर्थात वस्तु विनिमय के लिए आवश्यकता दोहरे संयोग का होना आवश्यक है। मतलब कि अगर वस्तु विनिमय करना है तो दोहरे संयोग का होना आवश्यक है, ना कि वहाँ पे उसकी अभाव हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति धान के बदले कपड़ा प्राप्त करना चाहता है तो उसे ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जो कपड़ा देकर धान प्राप्त कर सके, ना कि वह तेल की दुकान पे जाएगा, उसे बोलेगा कि तुम मेरे धान ले लो और मुझे कपड़ा दे दो। परंतु वास्तविक जीवन में ऐसे सहयोग का मिलना कठिन है, जिससे वस्तु विनिमय की क्रिया में अभाव हो रही है। आज के समय में आप लोग कहीं भी कितने भी व्यक्ति को ढूंढें, वहाँ पर जो है कि वस्तु विनिमय प्रणाली जल्दी से नहीं हो सकती, वहाँ पे दोहरे संयोग का अभाव होगा, जिससे कि कई लोगों का तो समय भी बर्बाद हुआ करता था। अब वस्तुओं की अविभाज्यता देख लेते हैं। व्यवहारिक जीवन में कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें विभाजित नहीं किया जाता। हमारा जो ये व्यवहारिक जीवन है या व्यापारिक जीवन है, इसमें जो है कि बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिसका हम विभाजित नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए आप लोग समझ लीजिए, मान लीजिए हमको जो है कि 1 कुंटल चावल चाहिए और हमारे पास एक भेड़ है या बकरी है, और हम आपको बकरी दे देंगे और 1 कुंटल हम आपसे चावल ले लेंगे। लेकिन आप ज़रा ये सोचिए, क्या एक बकरी के बराबर आप जो है कि हमें चावल दे लेंगे? मतलब कि चावल मुझे 1 कुंटल चाहिए और मेरी बकरी 1 कुंटल के दाम से ज़्यादा है। अगर हम उस बकरी का विभाजन कर देंगे तो उसकी उपयोगिता ही नष्ट हो जाएगी वहाँ पे। इसलिए वहाँ पे वस्तुओं की अविभाज्यता नहीं हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो है कभी कभी हानि को भी सहना पड़ता है।